आधी रात का समय था। भयंकर बर्फबारी हो रही थी। सुंदर नगर के वासी अपने अपने घरों में मोटी मोटी रजाइयों में दुबके हुए पड़े थे। सारे शहर की बिजली गुल थी। सुंदर नगर का जंगल रात के समय बड़ा ही भयानक लग रहा था। जंगल की सड़क पर मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। उस सन्नाटे भरी सड़क पर एक कार हल्की गति से चल रही थी। कार के अंदर अभिमन्यु, कार्तिक और तान्या, वो तीनों दोस्त थे। कार अभिमन्यु ड्राइव कर रहा था। अभिमन्यु, तुम्हें कार को ड्राइव करते हुए 2 घंटे से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक हम जंगल से बाहर नहीं निकल पाए। आखिर हम कब तक सुंदर नगर पहुंचेंगे? बकवास मत करो कार्तिक, जंगल जाने का आइडिया भी तुम्हारा ही था। तुम्हारी वजह से ही हम तीनों इस बर्फबारी में फंस चुके हैं। अभिमन्यु, बहस करने के बजाय अगर तुम कार की स्पीड थोड़ी सी तेज कर दोगे ना, तो हम लोग होटल जल्दी पहुंच जाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है तान्या, तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो। तेज हवाओं के साथ बर्फबारी भी हो रही है। मैं कितनी मुश्किल से ड्राइव कर रहा हूँ तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो कार मैं ड्राइव कर लेता हूँ। ये खतरा मैं नहीं उठा सकता। अरे दिन में भी तुम गाड़ी को इधर उधर ठोक देते हो, और फिर अभी तो रात हो रही है और ऊपर से बर्फबारी भी। अचानक कार झटका देते हुए रुक गई। क्या हुआ अभिमन्यु, तुमने कार क्यों रोक दी? नहीं तान्या, मैंने नहीं रोकी, अपने आप रुक गई। अपने आप रुक गई? कहना क्या चाहते हो तुम? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि तुम दोनों अपना मुंह 2 मिनट के लिए बंद करोगे प्लीज, ताकि मैं देख सकूं कि प्रॉब्लम क्या है। इतना कहकर अभिमन्यु कार से बाहर निकल गया और कार खोलकर चेक करने लगा। कुछ देर चेक करने के बाद अभिमन्यु कार के अंदर दोबारा बैठ गया। क्या हुआ? वही जिससे डर लग रहा था। लगता है कार किसी मैकेनिक को दिखानी पड़ेगी। और तुम्हें क्या लगता है मैकेनिक हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ पर तो सिवाय बड़े बड़े पेड़ पत्तों और बर्फ के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हमें तो ये भी नहीं पता चल रहा कि सुंदर नगर यहाँ से कितनी दूर है। तो क्या हमें सारी रात इस कार में ही गुजारनी पड़ेगी? यही सोच सोच कर तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हम रात इस कार में नहीं बिता सकते। ये जंगली इलाका है, बर्फबारी हो रही है, और मैंने सुना है कि यहाँ के जंगली जानवर बहुत खतरनाक हैं। इतना कहकर अभिमन्यु कार से बाहर निकला। अचानक अभिमन्यु की निगाह सामने बनी एक बहुत बड़ी और पुरानी हवेली पर पड़ी। हवेली को देखकर अभिमन्यु कार के अंदर झांकते हुए बोला, टेंशन मत लो दोस्तों, हमें रात गुजारने के लिए ठिकाना मिल गया। तान्या और कार्तिक कार के बाहर निकल आए। तान्या सामने बनी पुरानी हवेली को बहुत गौर से देखती हुई बोली, ये तो बहुत पुरानी बनी हुई हवेली लगती है। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई रहता होगा। क्या फर्क पड़ता है तान्या कि वहाँ कोई रहता हो या ना रहता हो? हमें तो बस रात गुजारनी है। एक काम करते हैं, हम तीनों वहाँ चलते हैं और लकड़ियाँ जलाकर आग जला लेते हैं। वो तीनों अपनी कार को वहीं छोड़कर धीरे धीरे कदमों से उस हवेली की ओर बढ़ गए। अभिमन्यु, कार्तिक और तान्या तीनों कॉलेज के दोस्त थे। वो तीनों एडवेंचर के शौकीन थे। वो तीनों जंगल के काफी अंदर तक निकल गए और फिर रास्ता भटक गए। कुछ देर पैदल चलने के बाद वो तीनों हवेली के सामने खड़े हुए थे। दूर से देखने में तो ये हवेली नजर आती है अभिमन्यु, लेकिन ये तो कोई बहुत पुराना महल मालूम पड़ता है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो तान्या, ये कोई हवेली नहीं बल्कि एक महल है जो कि अब खंडहर में बदल चुका है। इस महल के आसपास तो देखो, यहाँ तो मोटी मोटी और लंबी झाड़ियों ने अपना बसेरा बना रखा है। आखिर तुम दोनों को इस बात से क्या फर्क पड़ता है? अरे ये हवेली हो या महल, हमें बस रात गुजारनी है। चलो अंदर चलते हैं, मुझे लगता है अंदर हमें काफी लकड़ी मिल जाएगी। तभी उन तीनों के कानों में झाड़ियों में से किसी के कदमों की सरसराहट की आवाज टकराई। उन तीनों ने देखा कि कोई अजीब सी दिखने वाली औरत उन तीनों के पास ही आ रही थी। उस औरत को देखकर तान्या और कार्तिक को अजीब सा महसूस होने लगा। वो औरत उन तीनों को अजीब सी नजरों से घूरती हुई बोली, तुम तीनों कौन हो और इस महल के बाहर क्या कर रहे हो? हम तीनों दिल्ली शहर के रहने वाले हैं। सुंदरवन घूमने के लिए आए थे। आज हमारा जंगल घूमने का मूड बना और वापसी में हम रास्ता भटक गए। अचानक रात में बर्फबारी होने लगी।
और हमारी कार खराब हो गई। हमें रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना चाहिए। और कहीं तुम्हारे दिमाग में ये विचार तो नहीं आया कि रात इस महल के अंदर गुजार लेनी चाहिए? आप तो काफी समझदार मालूम होती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। हम इसी इरादे से यहाँ पर आए हैं। मूर्ख, ये महल नहीं बल्कि एक भूल भुलैया है। अगर गलती से भी इस महल के अंदर प्रवेश कर गए तो दोबारा इस दुनिया की शक्ल कभी नहीं देख पाओगे। तुम कहना क्या चाहती हो? इस महल में मंजुलिका का राज है। अगर गलती से भी कोई इंसान इस महल के अंदर चला जाता है तो वो कभी जीवित वापस नहीं आता। मंजुलिका उस इंसान की आत्मा तक अपने वश में कर लेती है। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें लगता है हम तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे? ये सब घिसे पिटे पुरानी बातें हैं। हमने बहुत सारी फिल्मों में ये सब होते हुए देखा है। समझाना मेरा काम था। मेरी बात को मानना ना मानना ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इस महल के अंदर जाने से पहले आसपास एक बार निगाह दौड़ा लो। यहाँ तुम्हें सन्नाटे और वीराने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इतना कहकर वो औरत बड़ी फुर्ती से उन तीनों की आंखों के सामने से ओझल हो गई। अभिमन्यु, कार्तिक और तान्या ने उस औरत की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो तीनों उस महल के अंदर प्रवेश कर गए। उन तीनों ने देखा कि वो महल अंदर से काफी बड़ा था। उस महल के अंदर काफी बड़े बड़े कमरे बने हुए थे जिनमें अभी भी बहुत सी सुख सुविधाओं की वस्तुएं रखी हुई थी। तभी अचानक अभिमन्यु की नजर उस महल के एक दरवाजे पर पड़ी। उस कमरे के अंदर हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। अजीब बात है, सारी हवेली में अंधेरा छाया हुआ है और उस कमरे के अंदर से रोशनी आ रही है, जैसे कि वहां पर कोई मशाल या बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही हों। अभिमन्यु, कहीं उस औरत की बात सच ना हो। पागल तो नहीं हो गई? तुमने उस औरत की हालत नहीं देखी? मुझे तो वो कोई पागल औरत लग रही थी। चलो चलकर देखते हैं। हो सकता है कि इस टूटे फूटे महल का ओनर इसी महल में रहता हो। इतना कहकर अभिमन्यु उस कमरे की ओर बढ़ गया। सच तो ये था कि कार्तिक और तान्या अंदर से थोड़े डरे हुए थे। मजबूरी में उन दोनों को भी अभिमन्यु के साथ आगे आना पड़ा। अभिमन्यु बड़ी फुर्ती के साथ उस कमरे के अंदर प्रवेश कर गया, मगर कमरे का दृश्य देखकर अभिमन्यु की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि एक महिला बहुत महंगी साड़ी पहनी हुई एक सोफे पर आंखें बंद किए हुए बैठी थी। उसके आसपास बहुत महंगे महंगे कैंडल स्टैंड रखे हुए थे। अचानक उस सुंदर महिला ने अपनी आंखें खोल ली। वो कार्तिक, अभिमन्यु और तान्या की ओर देखकर रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली, तुम तीनों कौन हो? सवाल ये नहीं है कि हम तीनों कौन हैं, सवाल ये है कि तुम कौन हो और इस महल में अकेली क्या कर रही हो? और वो भी इस खंडरनुमा महल में? अजीब बात है, तुम मेरे ही महल में आकर मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, जबकि बताना तुम्हें चाहिए कि तुम कौन हो। लेकिन फिर भी तुम्हारे पूछने पर मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मेरा नाम। अचानक वो महिला बोलते हुए रुक गई और धीरे धीरे कदमों से उठकर उन तीनों के करीब आकर खड़ी हो गई। बाहर बहुत सर्दी है और तुम तीनों भूखे भी मालूम पड़ते हो। सामने आतिशदान में जो लकड़ियां रखी हुई हैं, उन्हें जला लो और अपने शरीर को गर्म कर लो। उसके बाद आराम से बैठकर एक दूसरे के बारे में पूछताछ कर लेंगे। मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वो महिला कमरे से बाहर निकल गई कि अब उन तीनों को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। अभिमन्यु ने आतिशदान में रखी हुई लकड़ियां जला दी और वो तीनों आतिशदान के करीब बैठकर आग सेकने लगे। अचानक वो सुंदर महिला कमरे के अंदर अपने हाथ में एक सुंदर ट्रे पकड़े हुए उन तीनों के सामने खड़ी हो गई। ये लो, मैंने ये कॉफी तुम तीनों के लिए बनाई है। इसे पीकर तुम तीनों को काफी आराम मिल जाएगा। अभिमन्यु, तान्या और कार्तिक ने ट्रे में से एक एक कप उठा लिया। अभिमन्यु ने जैसे ही कॉफी का एक सिप लिया, एक भयंकर बदबू उसके नाक से टकराई। उसे तेजी से उल्टी आ गई। अभिमन्यु कप फेंकते हुए उस औरत की ओर देखकर बोला,
ये क्या है? ये किस तरह की कॉफी है? इसमें से तो बहुत तेज बदबू आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हो अभिमन्यु। ये कॉफी नहीं है अभिमन्यु, ये कुछ और ही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी का खून है। तुम तीनों में से सबसे समझदार ये लड़का है। इसने बिल्कुल सही कहा। तुम्हारे कप में कॉफी नहीं बल्कि गर्म खून था, मगर वो ताजा खून नहीं था कि बरसों बाद इस महल में इंसान आए हैं। पिछली बार 10 वर्ष पहले कुछ इंसान आए थे। उनका खून मैंने मेहमानों के लिए बड़ा संभाल कर रखा था। उस महिला की बात सुनकर उन तीनों के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। कौन हो तुम? मंजुलिका, क्या तुम्हें बाहर उस पागल औरत ने नहीं बताया कि इस महल के अंदर जो भी आता है वो जीवित वापस नहीं जाता? इतना बोलते ही उस सुंदर महिला का चेहरा एक भयानक महिला में परिवर्तित हो गया। उसकी आंखें रक्त की तरह लाल हो गईं और उसका चेहरा बुरी तरह से काला पड़ गया। उसके लंबे बाल कटीली झाड़ियों में परिवर्तित हो गए। बाहर वो औरत सही कह रही थी दोस्तों, यहाँ से भागो। अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि अचानक अभिमन्यु का शरीर 10 फीट ऊंचा उछल गया और उसका शरीर पूरी ताकत से सर के बल नीचे गिरा। अभिमन्यु ने एक चीख के साथ वहीं पर दम तोड़ दिया। ये क्या किया तुमने? तुम्हें दिखाई नहीं दिया? तुम्हारा दोस्त अब संसार से मुक्त हो चुका है। अब तुम सबकी बारी है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम इंसान हमेशा मेरी तन्हाई में दखल देने के लिए यहाँ चले आते हो। इतना बोलकर उस भयानक औरत ने तानिया का गला कसकर पकड़ लिया। देखते ही देखते तानिया का चेहरा ऐसा हो गया जैसे कि उसके मरे हुए वर्षों बीत चुके हो। मंजुलिका ने तानिया के शरीर में ही तानिया का गला छोड़ दिया। अगले ही पल तानिया का शरीर एक कंकाल में परिवर्तित हो गया। कार्तिक चीखता हुआ वहाँ से बाहर की ओर भागा। मूर्ख इंसान, तुम चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं सकते। मंजुलिका के महल में जो भी आता है फिर इस महल से कभी वापस नहीं जाता है। कार्तिक दौड़ते हुए उस महल के दरवाजे तक आ गया। उसने देखा कि बाहर वही औरत खड़ी हुई उसे दया भरी नजरों से देख रही थी। कार्तिक ने जैसे ही अपना पैर महल के बाहर निकालने के लिए रखा, अचानक वो 10 फीट ऊंचा उठता हुआ पीछे की ओर गिर गया। मैंने तुम तीनों को समझाया था कि तुम चाहकर भी इस महल से बाहर नहीं निकल सकते। मुझे बचा लो, मेरे दोनों दोस्तों को उसने मार दिया। नामुमकिन है। मंजुलिका का दायरा सिर्फ इस महल के अंदर ही बंधा हुआ है। काश कि तुम तीनों दोस्त इस महल के अंदर नहीं आते। अब कुछ नहीं हो सकता। तुम कौन हो? तुम्हें इस महल के बारे में इतना कुछ कैसे पता? बरसों पहले मेरा बेटा इसी हवेली के अंदर गया था, आज तक वापस नहीं आया। मैंने उसका इंतजार करते करते इन्हीं झाड़ियों में दम तोड़ दिया। तब से मेरी आत्मा यहीं भटकती है और यहाँ हर आने वाले को महल के अंदर जाने से सचेत करती है। मगर पता नहीं लोग मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते। इतना कहकर वो औरत वहाँ से गायब हो गई। तभी मंजुलिका कार्तिक के सामने आ गई। कार्तिक की दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे में गूंज गई। अगले दिन पुलिस को तीनों की लाशें उस महल के बाहर पड़ी हुई मिली। एक हवलदार पुलिस वाले से बोला, अब क्या करना है साहब? क्या कोई केस बनाना है? हम सभी जानते हैं कि हत्या किसने की है। सही कहा साहब, भला आत्माओं को गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है? पता नहीं लोग इस भूल भुलैया वाले महल में क्यों चले जाते हैं। पुलिस ने केस की फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी। जब पाखी की आँख खुली तो वो जंगल में लेटी हुई थी। उसके होश में आते ही उसने देखा कि एक लड़का उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा है। मेरा नाम आयुष है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी नजर आप पर पड़ी। इस घने जंगल में इस टाइम आपको बेहोश पड़ा देखकर मैं आपकी मदद के लिए रुक गया। आप बता सकती हैं कि आपके साथ क्या हुआ? सुनकर पाखी की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, मैं अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी कल रात पिकनिक मनाने जा रही थी। बस हमने भूले से इस रास्ते पर रॉन्ग टर्न ले लिया
जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमारी जीप तेजी से जेपी रिसोर्ट की तरफ बढ़ रही थी, जहां हमारा पिकनिक मनाने का प्लान था। गौरव, मनीष और मैं पहली बार उस रास्ते से जा रहे थे। तभी हमें नजर आया कि आगे जाने के लिए 2 रास्ते हैं, तो मनीष ने जीप रोक दी। अरे यार, आगे तो 2 रास्ते हैं और कोई साइन बोर्ड भी नहीं है। अब किस रास्ते पर जाना चाहिए? रास्ता तो मुझे भी नहीं पता यार। यहाँ 2 रास्ते होंगे, इस बात की इंफॉर्मेशन तो मुझे भी नहीं थी। मुझे लगता है राइट वाला सही होगा। बी केयरफुल यार, अगर ये रॉन्ग टर्न हुआ तो। क्यों, डर लग रहा है क्या? अच्छा ये बात है, तो ठीक है, जो रास्ता तुम्हें सही लगे उस पर ले चलो। सुनकर मनीष ने राइट वाले रास्ते पर जीप बढ़ा दी और हम तेजी से आगे बढ़ने लगे। अब जीप को चलते हुए आधा घंटा बीत चुका था। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, रास्ता और भी सुनसान होता जा रहा था। यार, मुझे तो लगता है कि हमने रॉन्ग टर्न ले लिया है। और यहाँ तो गूगल मैप भी काम नहीं कर रहा। तभी हमें किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। इस जंगल में हंसने की आवाज? कहकर मनीष ने जीप रोक दी और इतने में आवाज दोबारा से आ गई। हम तीनों ने देखा कि जंगल की तरफ जहाँ से आवाज आ रही है, वहाँ एक रोशनी सी दिखाई पड़ रही है। शायद वहाँ किसी का घर है। इतने घने जंगल में? जो भी हो, अब देखना तो पड़ेगा ही ना। हमें ये तो आइडिया नहीं है कि आगे कितना और चलना पड़ेगा। मनीष ने जीप साइड में लगाई और हम तीनों उतरकर जंगल में उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। सामने हमें 2 लड़कियां नजर आ रही थीं, जो कि 2 कैंप के सामने आग जलाकर बैठी हुई थीं और वो आपस में हंसी मजाक करते हुए बातें कर रही थीं। जब हम तीनों उनके पास पहुंचकर रुक गए तो वो दोनों हमें देखकर खड़ी हो गईं। हेलो, क्या आप भी यहाँ पिकनिक के लिए आए हैं? हम लोगों का प्लान तो पिकनिक मनाने का ही था, लेकिन फिलहाल हम रास्ता भटक गए हैं। ओह, तो कोई बात नहीं, हमें रास्ता पता है। आप लोग हमारे साथ सुबह तक यहीं रुकिए, फिर हम साथ चलेंगे। जी क्यों नहीं। मेरा नाम नुपुर है, कहकर उसने दूसरी वाले की तरफ इशारा किया। और ये है मेरी बहन गुंजन। मेरा नाम गौरव है और ये मेरे दोस्त पाखी और मनीष। फिर हम तीनों भी उनके पास आग के आसपास बैठकर बातें करने लगे। जैसा कि आपने बताया कि आप दोनों बहनें हो और यहाँ पिकनिक मना रही हो, तो आपके बाकी दोस्त कहाँ हैं? हमें दोस्तों की क्या जरूरत, हम दोनों हर जगह अकेले ही जाते हैं। बट यार, तुम लोग भी मेरी तरह गर्ल्स हो और मेरी तो ऐसे बिना दोस्तों के अकेले जंगल में रुकने की हिम्मत एक दिन भी नहीं है। तुम लोग यहाँ कैसे बिना डरे ठहरी हो? मेरी बात सुनकर दोनों बहनें हंसने लगीं। हम तो पिछले 5 साल से यहीं भटक रही हैं। सुनकर हम तीनों चौंक गए। क्या कहा? 5 साल से? अरे यार, हम तो मजाक कर रहे हैं, तुम लोग तो डर ही गए। आप लोग सच में बहुत ही डिफरेंट हो। अचानक हमें भेड़िए के रोर करने की आवाज सुनाई दी और हम चुप हो गए। अरे वाह, ये तो भेड़िए की आवाज है। हम तीनों ये देखकर शॉक थे कि दोनों बहनें डरने की बजाय खुश हो रही हैं। तुम लोग यहीं रुको, मैं जरा देख कर आती हूँ, कहते हुए नुपुर खड़ी हुई। अरे, आप लोग जंगली जानवरों से भी नहीं डरते? नहीं, क्या तुम भी देखना चाहोगे? मनीष सोचने लगा। अगर डर लगता है तो रहने दो। ओ हेलो, मैं किसी से नहीं डरता, ओके? कहते हुए मनीष खड़ा हो गया। अरे मनीष, ऐसे रात में जंगल में कहीं मत जाओ। डोंट वरी, हम सिर्फ दूर से देखेंगे। आई एम विथ हिम, कहकर नुपुर उस तरफ चली गई जहाँ से आवाज आ रही थी और मनीष भी उसके साथ चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर से भेड़िए की आवाज आई तो नुपुर ने मनीष का हाथ थाम लिया। अरे, तुम तो बहुत हिम्मत वाली बन रही थी, अब क्या हुआ? मैंने डर कर तुम्हारा हाथ नहीं थामा, वो असल में बहुत सालों बाद किसी लड़के से मिली हूँ। मनीष को लगा कि वो मजाक कर रही है। अच्छा, कितने सालों बाद? पूरे 20 सालों बाद। मनीष के कदम ये सुनकर रुक गए कि उसकी आवाज बहुत ही भयानक हो चुकी है और वो उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा पर नाकाम रहा। मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो। फिर जैसे ही अचानक वो मनीष की तरफ बढ़ी तो उसको देखकर मनीष की चीख निकल गई। उसका चेहरा इस वक्त बहुत डरावना नजर आ रहा था और दांत बड़े बड़े हो चुके थे। छोड़ो मुझे, कोई बचाओ! वो भागना चाहता था, लेकिन तभी नुपुर ने उसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़ दिए और उसका खून चूसने लगी। जब मेरा दोस्त मनीष मर गया तो उसने उसको छोड़ दिया। अपने होठों पर लगा हुआ उसका खून साफ करके वो दोबारा कैंप की तरफ आ गई। मनीष कहाँ है? जहन्नुम में। सुनकर हम सभी डर गए और अपनी जगह खड़े हो गए। ये तुम किस तरह बात कर रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? कहते हुए गुंजन ने उसको जैसे ही टच किया उसने जोर से चीख मारी और उसके बड़े बड़े दांत देखकर हम सब डर गए और वहाँ से भाग निकले।
नुपुर भी हमारे पीछे पीछे डरावनी हंसी हंसते हुए आने लगी। काफी देर तक भागने के बाद हम तीनों एक पेड़ के पास जाकर रुक गए। तुम्हारी बहन इस तरह से भूतनी कैसे बन गई और उसने हमारे दोस्त मनीष के साथ क्या किया? गौरव ने कड़क आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता उसे क्या हो गया है, हम तो कल ही यहाँ आए थे। तुम दोनों बहुत अजीब लगती हो, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, बस हमें हमारे दोस्त मनीष का पता बता दो, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। मुझे सच में कुछ नहीं पता कि मनीष कहाँ है। तुमको पता है? अब गुंजन भी अजीब तरह से हंसने लगी और उसका चेहरा भी भयानक हो गया। ये देखकर मैं और गौरव ज्यादा डर गए और वहाँ से भागने के लिए मुड़े, लेकिन हम भागते इससे पहले ही हमारे पीछे नुपुर आकर खड़ी हो गई थी। अब हम दोनों उन दोनों के बीच फंस चुके थे। हम लोगों को मारकर तुमको क्या मिलेगा? कौन हो तुम दोनों और क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? 20 साल पहले हम दोनों भी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जा रहे थे, लेकिन हमने गलती से यहाँ रॉन्ग टर्न ले लिया और फिर रात के टाइम हमें जंगली जानवरों ने मार डाला। हमारे दोस्तों ने हमें बचाने की जरा भी कोशिश नहीं की और हमें छोड़कर भाग गए। तब से आज तक हर रात हमारी आत्माएं यहाँ भटकती हैं। हम यहाँ पिकनिक मनाने आए थे लेकिन नहीं मना पाए, इसलिए अब जो भी यहाँ पिकनिक मनाने आता है तो उनमें से हमें हमारे धोखेबाज दोस्त नजर आते हैं और हम उनको जिंदा नहीं छोड़ते। हम दोनों में से कोई कुछ बोलता है इससे पहले ही उन दोनों ने हम दोनों को पकड़ लिया और फिर धीरे धीरे हमारी सांसें टूटने लगी। हम दोनों जोर से चिल्ला रहे थे लेकिन उनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल था। गौरव मेरे से पहले अपनी आखिरी सांस लेकर मर गया और फिर उसके बाद मेरी भी आंखें बंद हो गईं। ये सब सुनकर आयुष ने देखा कि शाम हो चुकी है और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है, लेकिन उसके मन में कुछ सवाल आ रहे थे। लेकिन अगर आपके सब दोस्तों को उन्होंने मार दिया तो फिर आपको जिंदा क्यों छोड़ा? सुनकर पाखी भयानक आवाज में हंसी और बोली, क्योंकि मैं उन दोनों को अपना दोस्त बना चुकी हूँ और उनके साथ यहीं रहने का फैसला किया है। क्या? रोहन अपने दोस्त राहुल को अपने साथ गोवा के ट्रिप पे ले जाता है। गोवा में मौज मस्ती करते समय राहुल का अपने बॉस का फोन आता है और उसको पता चलता है कि अगले दिन दोपहर को उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। राहुल जब ये बात अपने दोस्त रोहन को बताता है तब रोहन अपने दोस्त को ये सोचकर शराब ज्यादा पिला देता है कि ये उन दोनों की आखिरी रात होगी गोवा में। रात को ज्यादा शराब पी लेने से दोनों दोस्त सुबह में लेट उठते हैं। वो दोनों जल्दी से अपना सामान पैक करते हैं और होटल के रिसेप्शन के पास जाकर पेमेंट करके तुरंत अपनी कार लेकर दोनों गोवा से वापस आने के लिए निकल पड़ते हैं। मैं बोल रहा था कि मुझे मत पिला इतनी ज्यादा। देख अब कितना लेट उठा हूँ, ऑफिस की मीटिंग में भी नहीं पहुँच पाएंगे। आज तो लगता है मेरी जॉब चली जाएगी। तो फिक्र क्यों करता है यार, तेरा दोस्त जब तक तेरे साथ है तब तक तेरा बॉस तुझे कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे तेरे साथ आना ही नहीं चाहिए था। तू बॉस की तो बात मत ही कर। जब दोस्त ही इतना गंदा मिला है तो उसमें बॉस क्या कर सकता है। तू फिक्र क्यों करता है, तेरे दोस्त को एक शॉर्टकट रास्ता मालूम है, तुझे समय पर पहुंचा दूंगा, फिक्र मत कर। और नहीं पहुंचे ना तो आज मेरी बॉस मेरी क्लास ले लेंगे। रोहन कार को हाईवे के बगल में एक कच्ची सड़क पे मोड़ देता है। कच्ची सड़क के दोनों तरफ घटादार पेड़ पौधे थे और रास्ता एकदम सुनसान था। दूर तक कोई दिख नहीं रहा था। थोड़ी देर कार ऐसे ही कच्ची सड़क पे चलती रही और अचानक से राहुल के कान में पेड़ पौधों के बीच से अजीब सी चीख सुनाई पड़ी। वो तुरंत घबरा गया। उसने अपने दोस्त को ये बताने से पहले सोचा कि कल रात को ज्यादा पी ली थी, इसी वजह से उसके सिर में दर्द हो रहा था। शायद उसकी वजह से ये सब उसके साथ हो रहा होगा। तभी बीच रास्ते में कोई औरत कार के आगे आ जाती है और जोर की ब्रेक लगाकर रोहन चीख उठता है। कार एकदम से रुक जाती है। क्या हुआ रोहन? कोई औरत कार के नीचे आ गई यार। क्या? दोनों कुछ सोचे बिना ही कार से बाहर निकल जाते हैं और कार के पीछे की तरफ रास्ते में देखने लगते हैं, लेकिन रास्ते में कोई भी नहीं था। रास्ता एकदम खाली था। किसी को भी नहीं देखकर दोनों ने राहत भरी सांस ली और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब दोनों की आंखों में खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। दोनों तुरंत कार के अंदर जाकर बैठ गए।
अब रास्ता पहले से भी अधिक भयंकर दिखाई पड़ रहा था। क्या तू कभी पहले इस रास्ते से गया है? पहले कभी तो नहीं, लेकिन ये शॉर्टकट के बारे में मैंने सुना था। तू एक दिन मरवाएगा मुझे। तभी उसके कार की खिड़की पे कोई दस्तक सुनाई पड़ती है। दोनों एकदम से डर जाते हैं। रोहन कार की खिड़की का कांच नीचे की ओर करता है तो बाहर खूबसूरत एक लड़की खड़ी होती है। क्या आप मुझे आगे तक लिफ्ट देंगे? मेरे भैया बस थोड़े ही आगे खड़े हैं। दोनों एकदम घबराए हुए थे और दोनों के पास कुछ सोच या समझ पाने का समय नहीं था। इसके बीच रोहन ने सिर्फ अपनी मुंडी हिलाई कि तुरंत वो लड़की कार के अंदर आकर बैठ गई। क्या सच में तुम्हारे भैया आगे खड़े हैं? हाँ, बस थोड़े ही आगे खड़े हैं। ये सुनकर दोनों दोस्त ने एक दूसरे के सामने देखा और सोचा कि चलो कोई तो ये रास्ते पे मिला। एक लड़की ये रास्ते पर नहीं डर रही थी तो हम क्यों डरें? ऐसा सोचकर दोनों फुसफुसाने लगे। मुझे पता है कि आप दोनों क्या सोच रहे हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो। रोहन इतना बोलकर कार के मिरर में देखने लगा तो वो एकदम से चौंक गया। कार चलाते उसके हाथ कांपने लगे और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक शब्द भी आगे कुछ नहीं बोल पाया। उसने कार के शीशे में उस लड़की का भयानक रूप देख लिया। रोहन तुरंत पीछे मुड़कर उस लड़की को देखने लगा, लेकिन तब वो लड़की पहले जैसी ही थी। रोहन अपने दोस्त को बताने के लिए थोड़ा फुसफुसाया और दोनों ने पीछे मुड़कर लड़की को देखा। तुम्हारे भैया कहाँ हैं? बस अब थोड़ा ही आगे। इतना बोलकर लड़की का चेहरा एकदम सा नीला पड़ने लगा। उसकी आंखें सफेद होने लगी और बाल भी एकदम से बिखर गए। बस आगे ही तुम दोनों को मारने के लिए खड़े हैं। इतना बोलकर लड़की जोर जोर से हंसने लगी। तभी रोहन इतना घबरा गया कि उसके हाथों से कार का कंट्रोल छूट गया और कार जाकर सड़क के बगल में पीपल के पेड़ के साथ टकरा गई। रोहन और राहुल दोनों जल्दी से कार के बाहर निकलकर सड़क पे भागने लगे। उनके पीछे वो लड़की चुड़ैल बनकर भागने लगी। आगे की तरफ सड़क पे उन दोनों को एक चाय की पटरी वाला दिखाई दिया। दोनों सीधे चाय की पटरी की ओर जाने लगे। तभी पीछे से लड़की बोली, सुनो भैया, उन दोनों को मत छोड़ना, उन दोनों ने मेरे साथ बदतमीजी की है। चाय की पटरी वाला सोनू उसकी बात सुनकर तुरंत अपनी दुकान से एक बड़ी लकड़ी निकालता है और उन दोनों को मारने के लिए बाहर निकलता है और अपना रूप भी बदल लेता है। बहना तुम चिंता मत करो, मैं इन दोनों में से किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। रोहन और राहुल दोनों उससे बचकर सड़क की ओर अपनी जान बचाकर भागने लगे और वो दोनों भूतिया रूप में उसके पीछे भागने लगे। तभी पीछे से तेजी में एक टांगे वाला आया। रोहन और राहुल के पास टांगा रुका। अरे तेजी से दोनों इस टांगे में बैठ जाओ, जल्दी करो। डरे हुए राहुल और रोहन दोनों टांगे में बैठ गए। दोनों की सांसें फूल रही थी। जैसे दोनों टांगे में बैठे कि पीछे वो लड़की और उसका भैया गायब हो गए। वो लड़की और वो लड़का। अब डरो नहीं, वो दोनों ही इस टांगे से डरते हैं। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। थोड़ी देर में एक गांव आ जाता है। गांव को देखकर वो वहीं रुक जाते हैं। अब यहाँ से अपने आप चले जाओ, मुझे किसी और को भी लेने जाना है। दोनों अभी डरे हुए हैं, लेकिन गांव देखकर दोनों ने सुकून भरी सांस ली और दोनों टांगे से उतरकर गांव की ओर भागे। उस टांगे वाले का शुक्रिया करने के लिए दोनों पीछे मुड़े। तब सड़क पे दूर दूर तक कोई टांगे वाला नहीं था। वो दोनों फिर से डर गए और तेजी से गांव की ओर भागने लगे। गांव का एक आदमी उन दोनों को सड़क से तेजी से आते देख चौंक जाता है। राहुल और रोहन भी उसके पास पहुंचकर अपनी सारी बात बताते हैं। राम राम, रामू काका, वो तो रामू काका ही थे जो तुम दोनों को बचा पाए, नहीं तो आज तुम दोनों को वो लड़की और उसका भाई खत्म कर देते। उस गांव के एक आदमी ने बताया कि वो सड़क पे चाय की टपरी वाला और उसकी बहन रहा करते थे। एक दिन दोपहर को लुटेरों ने उन दोनों को मार के सब लूट लिया और दोनों को पीपल के पेड़ पे लटका दिया। तब से वो दोनों अपने बदले की भूख में कई लोगों को मारते आए हैं, लेकिन उनकी चपेट में एक दिन रामू काका भी मर गए। वो उसी सड़क पे हमेशा के लिए अपना टांगा चलाया करते थे, लेकिन उन दोनों के खौफ की वजह से कोई उस सड़क पे नहीं जाता। जब सबका डर दूर करने के लिए रामू काका अपना टांगा लेके गए, तब उसको भी मार दिया। तब से आज तक कोई भी वो रास्ते पे जाता तो रामू काका अपने टांगे में आकर उनकी मदद करते हैं। जब भी कोई गांव वाले को रामू काका दिखते हैं तो वो अपने हाथ जोड़कर राम राम जरूर करता है। आपको भी कहीं सड़क पे रामू काका दिखे तब
राम राम जरूर करिएगा।